हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस फंक्शंस के मिसलेनियस की एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। खैर, बात को शुरू करने से पहले छोटा सा आपको सजेशन कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएं और मैथ्स करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा लाउड एंड क्लियर कि आपको सीरियल वाइज या सीक्वेंस में ही लेक्चर देखना ज्यादा बेनिफिशियल है, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और ये रहा चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसी के अंदर हम बात करेंगे बेटा मिसलेनियस एग्जांपल्स की। 18 to 22 जो एग्जांपल्स दिए गए हैं मिसलेनियस के, उसको एक एक करके पिकअप करेंगे। चलते हैं पहले एग्जांपल पर, जो कि है एग्जांपल नंबर 18 बेटा। अब इसमें लिखा हुआ लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है एक रिलेशनशिप की जो R to R मैप है बाई fx इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसकी हमें ग्राफ को स्केच करना है। देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू x प्लस 10, हम जानते हैं कि fx को हम y लिख सकते हैं। आपने क्लास 10th में या मेरे ख्याल से 9th में ही पढ़ा था कि अगर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी पावर एक से ज्यादा ना हो। यहां पर x की पावर 1 है, देखिए पावर 1 है, और y की पावर भी 1 है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यानी x और y यहां पर मौजूद हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होने वाला है। अगर ये स्ट्रेट लाइन का कर्व होने वाला है तो हम इनको कैसे प्लॉट करें? स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग करनी है, सिंपल सी बात हो गई ये। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि इस तरीके से मैं बना देता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसा आप जानते हैं x डैश y और ये रहा y डैश। अब मैं यहां पर इस इक्वेशन में जो कि y इज इक्वल टू x प्लस 10 थी, इसमें x की वैल्यू में 0 पुट कर दे रहा हूं, तो y निकल आएगा 10, यानी एक कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 10। दूसरी बात करते हैं हम लोग, y 0 पुट कर देते हैं। अगर आप y 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -10, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया -10, 0। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट कर दो, एक हो गया 0, 10, ये रहा ओरिजिन 0, 10 यहां कहीं ले लो, और दूसरी प्लॉटिंग कर दो -10, 0, तो -10 इधर कहीं ले लेते हैं, -10, और ये रहा 0, और ये इसका जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन वाला कर्व निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशंस जो लिखी हो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, इनको लीनियर फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शंस। और इन जनरल आप क्लास 11th में आने वाली स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर नंबर 8-9 में मुलाकात आपसे जिससे होगी, तो आप देखेंगे कि ये लीनियर फंक्शंस को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को। तो कहीं पर अगर लीनियर फंक्शन लिखने की बात आवे तो लीनियर फंक्शन कई तरह से रिप्रेजेंटेबल हैं, उनमें से एक तरीका ये भी इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू mx प्लस c। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से x में दोबारा लिख दूं जैसे एकदम साफ आपको नजर आए। तो ये क्या है? ये इसे बोलेंगे लीनियर फंक्शंस। तो दिमाग में रखना है। वैसे भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होती है या स्ट्रेट लाइन के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी इस साल आप लेने वाले हैं, यानी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब चैप्टर नंबर आगे बढ़ेंगे 8-9 में पहुंचेंगे तब की बात कर रहा हूं। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसे लीनियर फंक्शन बोलते हैं। कहीं पर इसका जिक्र किया जाएगा तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। आप समझ चुके हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो मैंने करके दिखाया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो किताब में एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन उनमें पॉइंट करके बताया हुआ है, जो कि पॉइंट की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि आपने क्लास 10th में, बल्कि मेरे ख्याल से जहां तक 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है, तो ऑलरेडी यू नो दैट। खैर,
अब आप ये समझ पाए होंगे। चलते हैं, अब हम लोग इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके अगर चाहें तो। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बेटा, और देखते हैं कि इनमें ये क्या जानकारी दे या ले रहे हैं। लिखा है लेट आर बी द रिलेशन, हमारा आर एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या चीज होती है? रैशनल नंबर्स। आपको ये पता होगा कि नॉर्मली शॉर्ट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्यू को हम लोग रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप को डिफाइन किया है इस तरीके से। मैं रिलेशनशिप को एक बार दोबारा लिख देता हूं, जिससे हम और आप इस पर ज्यादा फोकस कर पाए। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी को होना चाहिए क्या? रैशनल नंबर। साथ में ए माइनस बी भी बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को। z क्या होता है? ये है इंटीजर्स, आप जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। इसे बोलेंगे इंटीजर्स, और ये होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये पता होगा, आपको पता होना भी चाहिए। तो अब लिखा है शो दैट, पहला दिखा है a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। इसमें क्या शो दैट, अच्छा शो करना है कि a कॉमा ए हमारी रिलेशनशिप को बिलोंग करता है किसी भी a के लिए जो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये बड़ी आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर ले लें, क्या कोई भी वैल्यू डालेंगे जो कि रिलेशनशिप को बिलोंग करने की, इफ सपोज करिए a बिलोंग्स टू q, ठीक है। अब उसमें ए बी जो a कॉमा ए का मतलब क्या है? a माइनस ए। ये जैसे यहां ए बी लिखा था तो यहां ए बी लिखा था, अगर मैं यहां पर a माइनस ए कर दूं, देखिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0। भाई a में से a घटाओगे 0। 0 क्या है? एक इंटीजर है। 0 क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो इस स्टेटमेंट, ये देखिए ये भी ट्रू था, a हमने ले लिया है रैशनल नंबर, और कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उसको अपने में से ही घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ए बिलोंग कर देगा किसको? रिलेशनशिप को, आर को। भाई a कॉमा ए कॉमा है, a कॉमा, इसको भी क्या मुझे अच्छे से लिखना चाहिए, तो मैं a कॉमा ए की बात करूं तो ये बिलोंग कर देगा रैशनल रिलेशन को। ये रिलेशन का है। कैसे बिलोंग किया समझ पाए होंगे लग रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में शामिल होने के लिए ये दो चीजें ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू है क्योंकि हमने लिया ही रैशनल नंबर है, और कोई भी रैशनल नंबर ले लें उसको अपने से ही अगर घटाएंगे तो वो तो 0 आता है माइनस ए, और 0 आता है वो एक इंटीजर होता है, ये z मतलब इंटीजर। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दिया। इसका मतलब क्या है? a कॉमा ए हमारा रिलेशनशिप r को बिलोंग करता है, प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 2 की। कलर लेते हैं बदल, बहुत आसान होते हैं ये। यहां ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा है, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब कहीं लिखा हुआ देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशनशिप को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी हमारा एक इंटीजर है, तभी तो इस रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी रिलेशनशिप को बिलोंग करे। अब आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि अगर a माइनस बी कोई इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, इसको मैं b माइनस ए ले लूं, तो ये तो इंटीजर है ही, तो ऊपर वाली चीज लिखी है। अब मैं इसको हटा दूं तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। आप जानते हैं अगर 4 इंटीजर है तो -4 भी इंटीजर होगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है तो मैं सीधे लिख सकता हूं, अगर बीच का स्टेटमेंट खा भी जाऊं तो आप क्या कह सकते हैं? b माइनस ए ऑल्सो इंटीजर होगा। अगर 4 इंटीजर होता है तो -4 भी इंटीजर होता है, 3 इंटीजर होता है तो -3 भी इंटीजर होता है। तो इससे ये बात आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर ये इंटीग्रल क्वांटिटी हो गई, भाई यहां पर जो आपने बोला था रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ए भी हमारा
रैशनल नंबर भी था, तो ए बी तो रैशनल नंबर है ही है, साथ में बी माइनस ए इंटीजर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। तो ये देखिए ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो इससे साबित कर दिया आपने बी ए बिलोंग करता है रिलेशनशिप को। ये पॉइंट नंबर 2 था, वो प्रूफ हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो 3 पे आते हैं, लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इस सीधी सी बात ये भी है कि ए बी हमारा एक रैशनल नंबर भी है। फिर इंप्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। तो ए सी बिलोंग टू रिलेशनशिप बोल रहा है। अच्छा, उससे पहले भी कुछ लिखा है क्या? अच्छा, बी सी भी रिलेशन में है। तो इफ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी इज ऑल्सो इन रिलेशन, जहां पर हम बी सी को भी लिख देंगे कि रैशनल नंबर है। अब पहले वाले से अगर मैं लिखता हूं कि ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कोई क्वांटिटी इंटीग्रल क्वांटिटी है, और अगर b कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशनशिप को, तो हम ये जानते हैं कि b माइनस सी एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, तभी तो इस रिलेशनशिप को बिलोंग करेगी। अब यहां पर आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं इसको, अगर आप चाहें तो a माइनस बी को किसी इंटीग्रल क्वांटिटी के बराबर रख सकते हैं। जैसे आपको समझ में आसानी से आए, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सम इंटीग्रल क्वांटिटी। मान लीजिए, कह दीजिए n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, n1 कह देते हैं, बिलोंग्स टू सम i लिख देते हैं, या z लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह आप यहां पर कह दीजिए कि b माइनस सी इज इक्वल टू n2 वेयर n2 बिलोंग्स टू सम इंटीजर। भाई कोई इंटीग्रल क्वांटिटी है ना, ऐसे लिख देना ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज ना चाहे तो ना भी लिखें। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। एडिंग क्या कर रहे हैं? 1 प्लस 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू n1 प्लस n2, जहां पर n1 n2 बोथ बिलोंग करते हैं किसको? हमारी किसी इंटीजर वैल्यू को। अब यहां से देखिए b गया कट, तो a माइनस सी आ गया, और a माइनस सी क्या हुआ? n1 प्लस n2। ये n1 प्लस n2 क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि दो इंटीग्रल क्वांटिटी का सम भी इंटीजर होता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 5, वो भी इंटीजर है। 2 और -3 को जोड़ेंगे तो भी जो -1 रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर है। तो दो इंटीग्रल क्वांटिटी को जब ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट इंटीग्रल क्वांटिटी ही आती है, यानी n1 प्लस n2 ऑल्सो इंटीजर। तो आप कह सकते हैं a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। इससे क्या साबित हो गया? कि हमारा AC भी रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर यही बात कही जा रही थी। तो यहां पर आप समझ गए कि अगर हमारा AB रिलेशन में है और BC रिलेशन में है तो AC भी रिलेशन में है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा लॉजिक लगाइए, बाकी सारा लॉजिक अपने आप ही लग जाएगा। खैर, मैं ऊपर से इसको शो कर देता हूं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और इसका इस्तेमाल आगे करते रह सकते हैं। ये वीडियो को पॉज कर लें बेटा, और पॉज करने के बाद इसको नोट कर डालें। फिर मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां पे वीडियो को पॉज कर लें बेटा, और इसको नोट कर लें। फिर मैं आगे ले जाता हूं और वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 19। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में। बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स, मज़ेदार। ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसको करेंगे। तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पूछ क्या रहा है। लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z to z फाइंड fx। तो यहां पर जो फंक्शन बोल रहा है वो z to z मैप कर रहा है।
z टू z लिखने का मतलब क्या होता है कि दोनों जो सेट्स लेते हैं इनके बीच ये फंक्शन का जिक्र किया जा रहा है z टू z। मेरे ख्याल से आपको ये प्रीवियस वीडियो अपने लगातार देखे होंगे तो एकदम फंडा क्लियर होगा, देखना जरूरी भी है। अब देखते हैं, कह रहा है ये जो फंक्शन है फाइंड करना है फंक्शन। ये फंक्शन हमें हिंट दे रखा है कि ये लीनियर फंक्शन है। तो इस फंक्शन को, अब लीनियर फंक्शन को हम जान रहे थे mx प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी कुछ एक दो सवाल पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अगर ये फंक्शन mx प्लस सी है तो यहां पर देखिए ये जो पहली वैल्यू होती है ये x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, क्योंकि ये 1 इस 1 का इमेज है। यानी ये जो पहली वैल्यूज हैं ये इसमें एंट्री करती हैं और दूसरी वैल्यू इसमें, तभी तो रिलेशन बनाते हैं आप इसमें। तो अगर मैं x की जगह यहां 0 पुट कर दूं तो y हमको क्या मिलना चाहिए, -1। x अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहां पर मैं y की जगह पुट कर रहा हूं -1 और x की जगह पुट कर रहा हूं 0। तो यहां x की जगह आपने 0 पुट किया तो ये क्या मिल गया, केवल आ गया c, और ये c बराबर -1 आ गया। इसमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मुझे दिखा ये 0 है तो मैंने कहा तुरंत ही काम हो जाएगा, तो क्यों किसी लफड़े में पड़ना। आप चाहें तो जो मन चाहे वो ले लें। अगर ये फंक्शन वैलिड है जो कि सवाल दिया हुआ है तो कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि x की वैल्यू 0 रखते ही m निपट जाएगा, इसलिए मैंने उसका फायदा उठा लिया। खैर, अब इसके बाद आप चाहें तो ये पहला वाला पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी इक्वेशन में हम लोग 1 1 पुट करेंगे। तो y की जगह 1 और x की जगह 1। तो x की जगह 1 पुट कर दिया प्लस c लिख दिया। तो यहां से क्या आया, 1 इज इक्वल टू m प्लस c। अब यहां c तो निकाल चुके हो, -1 वैल्यू पुट कर दो। तो 1 इज इक्वल टू m और ये -1। तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, m आ गया 2। अगर आपको m2 पता है और c-1 पता है तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे इन दोनों की वैल्यू। अब अगर यही पुट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं फंक्शन क्या बन जाएगा, m की जगह पुट किया 2 तो ये 2 हो गया, x हो गया, और c की जगह पुट किया -1। तो ये देखिए ये फंक्शन आपके हाथ में आ गया, ये 1 है। मेरे ख्याल से दिख पा रहा होगा साफ। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं नहीं चाहता कि जब हम लोग दोनों लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का मतलब मैं आपके लिए और आप अपने लिए, तो क्यों ना पूरी बात आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया 2x-1 और पूरी ये जो मैंने चर्चा की उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 20। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 के ऊपर। तो नोट कर लिया होगा आपने। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहां पर देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं डोमेन याद होगा, ये जो हम लोग निकाला करते थे x वैल्यू और y वैल्यू, यही फंक्शन मैपिंग। तो डोमेन का मतलब होता था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y उपलब्ध हो, तभी तो फंक्शन बनेगा वो। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई भी अगर बेचारा इकलौता छूट गया, मान लो उसकी मैपिंग इधर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस सेट A के, मान लो A B 2 सेट हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट की इमेज मौजूद होनी चाहिए। दो कंडीशन में से एक कंडीशन फंक्शन की ये होती है, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए y मौजूद हो उसे ही हम बोलते हैं क्या, डोमेन। इतना सरल। अब यहां पे बात की जाए कि ये तो जो आपने लिखा है दिस इज y, और ये बाकी फंक्शन लिखा हुआ है x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। आप देख पा रहे होंगे। तो x की वो वैल्यू चूज करनी जिसके लिए y निकल आए। तो इस वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है बस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें तो कुछ भी वैल्यू निकल x की पुट करोगे आंसर देगा आपको, किसी को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y मिल जाएगा एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 ना हो। खैर, तो हम इसको 0 रखते हैं और वो वैल्यू निकालते हैं x की जिस पे ये 0 है, और बाद में उन वैल्यूज को
रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, बस खेल खत्म। तो यहां पर मैं इस डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वो वैल्यू निकालना चाहता हूं जिसपे ये फंक्शन पॉलिनोमियल शून्य हो रहा है। खैर यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसके फैक्टर क्या किए जाने चाहिए। तो -5 लिखा है, जिसे मैं लिख सकता हूं -4x और -x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे कॉमन लिया तो x -4 आ गया। जहां तक यहां -1 कॉमन लोगे तो फिर से x -4 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे x -1 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 और 4 पर ये फंक्शन 0 होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि रियल नंबर में से मैं ये अगर 1 और 4 हटा दूं तो ये नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा। तो इसका डोमेन जो पूछा था वो डोमेन क्या हो गया बेटा, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ f, इसको लिख सकते हैं रियल नंबर में से मैंने 1 और 4 को हटा दिया। ये दिस इज द डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन। रियल नंबर में से 1 और 4 वाले एलिमेंट को हटा दीजिए, बस ये एग्जाम्पल हो जाता है। मैं हट जाता हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल एग्जाम्पल है और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। खैर आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 22। काफी फैला के बनाया गया है, तो देखते हैं क्या है। इसके अंदर लिखा है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर लेस देन 0 है तो 1 माइनस एक्स है वैल्यू, x अगर 0 है तो 1 है और x प्लस 1 है तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब यहां पर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, देखिए मैं बताऊं तरीके आपको। ये x इज लेस देन 0 है, ये fx क्या होता है, दिस इज y। तो मैं ये समझ सकता हूं कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है ना। ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन होने का मतलब ये क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली बात करूं तो लीनियर फंक्शन हमेशा क्या शो करते हैं, लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स। तो मेरे स्टेटमेंट को और ज्यादा लंबा मत खींच लीजिएगा। लीनियर फंक्शन अगर 2 वेरिएबल में है तो क्या शो करेंगे ग्राफिकली, स्ट्रेट लाइन। मैं ये क्यों लिख गया, क्योंकि लीनियर फंक्शन इन 3 वेरिएबल्स कर दोगे तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे 3D आ जाएगी, फिर लाइन नहीं प्लेन भी शो होने लगता है। लाइन नहीं शो होती, फिर प्लेन शो होता है। इसलिए मैंने 2 वेरिएबल्स नीचे लिखा कि लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स विल शो द स्ट्रेट लाइन एंड लीनियर फंक्शन इन 3 वेरिएबल्स विल नॉट शो द स्ट्रेट लाइन, विल शो द प्लेन। और उसकी जानकारी क्लास 12 में 3D में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लेंगे। खैर वो बात अलग की है, इससे आप नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं मेरी बातों से जो मैं बता रहा हूं। यही यहां पर देखिए तो y इज इक्वल टू 1 हो जाता है x इज इक्वल टू 0 पर। ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये भी 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। या आप y इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं इस फंक्शन के लिए, x इज इक्वल टू 0 पर तो एक पॉइंट शो कर देगा इस समय x0 y0। अगर हम बात करें 0 1, अगर मैं बात करूं तीसरे कहानी की, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो फिर से स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो इस बात को देखिए कैसे प्लॉट कर सकते हैं। किताब में बड़े सारे पॉइंट्स बनाए हैं, उस तरीके से करने में मजा कम आएगा आपको। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखिए समझिए, ये 0 है, इस तरफ जाते हो तो x इज ग्रेटर देन 0 होता है और इस तरफ जाते हो इधर तो ये वैल्यू क्या लिखते हो, x इज लेस देन 0। बात समझ पा रहे होगे आप, ये तो मालूम है। अब यहां पर देखिए जब x इज लेस देन 0 मतलब इस तरफ जब मूव करते हो तो स्ट्रेट लाइन कैसी है, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस इस पोर्शन के लिए बात कर रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स के लिए कुछ 1-2 पॉइंट निकाल दो, ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन। एक तो मैं देख लेता हूं x इज इक्वल टू 0 पुट करके कि y एक्सिस को कहां काट रही है। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है हमेशा। ये जो y एक्सिस है, ये y और ये जो y डैश, हमेशा y एक्सिस पर कहीं पे भी ले लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 पक्का पूरी लाइन पर। तो इस पहले वाले के लिए मैं x पुट कर रहा हूं 0, तो 0 पुट करने पर y की वैल्यू निकल आई 1, तो 0 1 एक पॉइंट मिल गया हमको। 0 1 मान लीजिए यहां कहीं पॉइंट है, यहां 0 1 यहां ले लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ 0 1। ठीक,
तो स्ट्रेट लाइन के लिए एक पॉइंट ये मिल गया, एक कोई और पॉइंट चाहिए। अब आप x इज लेस देन 0 में x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं -1, क्योंकि 0 से छोटी पुट करनी है। तो y कितना आ जाएगा बच्चों 1, और ये -1 और पुट करोगे तो माइनस माइनस +1, y बराबर 2 आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया -1,2। तो यहां पर यहां कहीं -1 ले लो, और 2 यहां पर 1 था, यहां कहीं 2 आ जाएगा। तो कुछ मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर आ जाएगा -1,2। ये स्ट्रेट लाइन आपकी लंबी सी खींच सकते हैं, और भी लंबी खींच सकते हैं। ये x इज लेस देन 0 के लिए ये स्ट्रेट लाइन चली आ रही है, एक रफ स्केच। फिर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पहुंच गया x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है। इसके बाद जब x इज ग्रेटर देन 0 की बात आई, तो आप जान रहे हैं फॉर, अब हमारी बात आ गई जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो एक पॉइंट ग्रेटर देन 0 के लिए यहां का जिक्र करें। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू 0 इसके लिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि लेस देन 0 लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे ये 0 कैसे पुट कर दिया, बात सही, 0 नहीं पुट करना चाहिए। हम लोग x इक्वल टू 0 का पॉइंट यहां से निकाले हैं, तो कोई दूसरा पॉइंट पुट कर दीजिए। -1 था, यहां -2 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप -2 पुट कर देना, 0 नहीं रखना क्योंकि x इज लेस देन 0 है, इक्वल नहीं है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस विल बी 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2,2। तो यहां कहीं आप ले लेना -2, और यहां कहीं आ जाएगी वैल्यू 2। तो -2,2 ये स्ट्रेट लाइन। बाकी इस पॉइंट के लिए तो यहां से आपने निकाल ही दिया है, ये पॉइंट के लिए तो आपका x 0 पर y 1 है। अब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 1, x 0 से बड़ा है, और ये इक्वेशन चालू हो जाएगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर x बराबर पुट कर दो 2, तो y हो जाएगी 3। तो ये पॉइंट हो गया 1,2 और 2,3। तो 1,2 कहां आ जाएगा, यहां कहीं ले लीजिए 1, और ये रहा था 1, ये हिस्सा था 1, 2 यहां कहीं होगा ऐसे। तो ये आप लाइन ऐसे बन जाएगी, ये हो गया 1,2, और यहां कहीं ले लोगे 2, तो ये आ जाएगा 2,3। तो इस तरह का ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर से, ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। है ये स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन की वजह से। x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो कहानी क्या है, x 0 है तो कहानी क्या है, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो कहानी क्या है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से पॉज करके वीडियो, यहां से कहानी शुरू थी, वीडियो पॉज करें और नोट करें, और नोट किया होगा, फिर वीडियो को पॉज करके आप पूरी बात नोट कर सकते हैं। इस तरह से मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल्स थे जो कि 22 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा होगा, जिससे आप केवल सवाल करें नहीं। मेरा ये औचित्य रहता है कि केवल सवाल ही नहीं लगाने हैं, सवाल से हमको सीखना बहुत कुछ है। एक मैथमेटिकल अप्रोच सीखनी है जो कहीं भी लग जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इन वीडियो को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखना होगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।